और इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिबेट शो। देश का सवाल, ईरान पर हमले के पीछे क्यों हटा अमेरिका? नेतन्याहू ने किस मजबूरी में ट्रंप को रोका? क्या बरकरार रहेगी खामेनी की इस्लामिक सत्ता? 15 जनवरी को लगने लगा कि ट्रंप अब कुछ ही घंटों में ईरान पर हमले का आदेश दे सकते हैं। नेतन्याहू का विमान इजराइल से एयर स्पेस से बाहर चला गया। किसी सेफ जगह पर कतर के अमेरिकी एयरबेस से सैनिक हटाए जाने लगे। पेंटागन के आसपास पिज्जा के ऑर्डर्स बढ़ गए। ऐसा तभी होता है जब अमेरिका को कोई बड़ा एक्शन लेना होता है। फिर अचानक ईरान को लेकर ट्रंप के तेवर नरम पड़ जाते हैं। 14 जनवरी को इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप से बात की और ईरान पर किसी भी मिलिट्री अटैक का प्लान रोकने के लिए कहा। ट्रंप की नेतन्याहू से 13 जनवरी को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से भी मुलाकात हुई, बात हुई। इसके बाद जेडी वेंस सहित ट्रंप के करीबी लोगों ने व्हाइट हाउस में एक बैठक की जिसमें ईरान पर हमले के विकल्पों पर चर्चा हुई। सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने भी बताया कि ट्रंप ने नेतन्याहू से बात की है। सऊदी अरब, कतर, ओमान, इजिप्ट के सीनियर ऑफिसर्स बीते कुछ दिनों से लगातार अमेरिकी ऑफिसर्स से फोन पर बातचीत कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में 2 देशों के राजदूतों ने भी कहा कि अरब देशों ने ट्रंप प्रशासन पर दबाव डाला है कि वो ईरान पर हमला ना करें। और इससे पहले हम डिबेट में जाएं, डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं ईरान को लेकर, आपको सुनना चाहिए। लगता है कि आईआरजी ने फिलहाल उग्र प्रदर्शनकारियों पर कुछ हद तक कंट्रोल पा लिया है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे थे कि अगर ईरान धड़कता रहा, जलता रहा, तो डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के मदद से एक हवाई हमला करते ताकि एक आखिरी पुश, एक धक्के से ईरान की सत्ता गिर जाती और आयतुल्लाह खुमैनी को ईरान छोड़कर भागना पड़ता रूस की तरफ। ऐसा हुआ नहीं। अमेरिका और इजराइल ने अब तक ईरान पे सैन्य कार्रवाई इसलिए नहीं की है क्योंकि इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला, अमेरिका की खुफिया एजेंसीज ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बताया है कि ईरान पे कब्जा इतना आसान नहीं होगा जिस तरह से वेनेजुएला पे था, क्योंकि ईरान की सेना काफ़ी सक्षम है, काफ़ी सार्थक है। और दूसरा कारण यह है कि खाड़ी के कई देशों ने जैसे कतर, ओमान, यूएई, इन्होंने अमेरिका को बताया है कि यदि अमेरिका ने ईरान पे हमला किया तो ये क्षेत्रीय युद्ध में बदल जाएगा और उनके देशों पर भी सैनिक वार होंगे। जिन आंतरिक प्रदर्शनों के ऊपर अमेरिका को बहुत भरोसा था और ऐसा लग रहा था कि खामेनी गवर्नमेंट इन प्रदर्शनों के सहारे गिराई जा सकती है, वैसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अपने यहाँ हो रहे विरोध प्रदर्शनों को पूरी तरह से दबा दिया है। इसके अलावा इजराइल का यह आकलन है कि ईरान की जो मिसाइल ताकत है वो पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई है और किसी भी तरह के हमला करने पर वो अपनी पूरी ताकत, मिसाइल क्षमता को इजराइल के खिलाफ डायरेक्ट कर सकता है। और यही अंदेशा अमेरिका को भी है कि ये मिसाइल्स अल उदैद समेत तमाम मिडिल ईस्ट में अमेरिकन बेसेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ईरान के ऊपर लगातार दबाव बना करके रखेगा, लेकिन वर्तमान समय में जो वहाँ पर आंतरिक हालात हैं उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ट्रंप प्रशासन के द्वारा, अमेरिका की एजेंसीज के द्वारा पूरी तरीके से एसेस किया जा रहा है। और ईरान के संदर्भ में जो मिडिल ईस्ट रीजन के जो राष्ट्र हैं उनका क्या अप्रोच है उसको भी अमेरिका का प्रशासन एसेस कर रहा है। तो ईरान की इनसाइड स्टोरी आपको बता रहे हैं, आपने डिफेंस एक्सपर्ट को सुन लिया, जरा सवाल सुन लीजिए। जी हां, देश का सवाल नंबर 1, अमेरिका ने ईरान पर आखिरकार हमला क्यों टाला? यह बहुत अहम सवाल है। सवाल नंबर 2, क्या सुपर पावर इजराइल ईरान से डर गया है? देश का सवाल नंबर 3, क्या खामेनी की इस्लामिक सत्ता बरकरार रहेगी? यह डर सता रहा है ट्रंप को। सवाल नंबर 4, क्या अमेरिका को परमाणु हमले का डर सता रहा है? इस पर चर्चा करेंगे पैनल के साथ। और देश का सवाल नंबर 5, क्या मुस्लिम देशों के दबाव के आगे अमेरिका झुक गया है, अमेरिका डर गया है? अगले 1 घंटे लगातार अपने पैनल के जरिए इन मुख्तलिफ सवालों के जवाब हम तलाशेंगे, लेकिन जरा ग्राफिक के जरिए आपको समझाते हैं वहां क्या कुछ चल रहा है जो आपको देखना और आपको समझना चाहिए। जी हां, सबसे पहले ग्राफिक्स का रुख करते हैं। समझिए कि आखिरकार ईरान पर हमला क्यों टल गया, क्यों आखिरकार नेतन्याहू और ट्रंप पीछे हटे हमले से। देखिए, वजह नंबर 1, नेतन्याहू ने ट्रंप से ईरान पर मिलिट्री अटैक का प्लान रोकने के लिए कहा और इसी के बाद अमेरिका पीछे हटा।
वजह नंबर 2, व्हाइट हाउस में बैठक, ईरान पर हमले के ऑप्शन पर चर्चा हुई कि हमला करना है नहीं करना है, हमला हो गया तो क्या होगा और हमले के बाद की कंडीशन सिचुएशन को कैसे संभालना है। वजह नंबर 3 आपको बताने जा रहे हैं। सऊदी अरब, कतर ने भी अमेरिका को हमले से रोका था। ये मुस्लिम राष्ट्र हैं जो अमेरिका के मित्र हैं और इन्होंने कहा था कि भाई हमला मत करिए, अगर हमला कर दिया जो एस्केलेशन होगा वो आपसे कंट्रोल में नहीं होगा। जी वजह नंबर 4 आपको बताने जा रहा हूं। मिडिल ईस्ट में कोई भी अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात नहीं है। जारी एस्केलेशन हुआ, हमला हुआ तो अमेरिका इस जंग को, इस युद्ध को कंट्रोल नहीं कर पाएगा क्योंकि उनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है। वजह नंबर 5, हमला क्यों रुका ये समझ लीजिए। इजराइल भी सामरिक और तौर पर अभी रिटेलिएशन के तैयार नहीं है क्योंकि 2025 में जब ईरान पर हमला हुआ सारी मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं, आयरन डोम अभी इंस्टॉल होना बाकी है। वजह नंबर आपको 5 बता दिया। अब सऊदी अरब ने क्यों उस हमले को रोकने के लिए कहा। हमला होने के बाद इलाके में बड़ा संघर्ष छिड़ने की आशंका थी। इसका असर तमाम मुस्लिम राष्ट्रों पर पड़ता जो कि ईरान के आसपास के इलाके में रहते हैं। हमला होने के बाद मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसिस को टारगेट किया जाता। आपको याद होगा जब इरान और इजराइल के बीच जंग चल रही थी, अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो कतर बेस पर ईरान ने हमला किया जहां पर अमेरिकी सैनिक हजारों की तादाद में थे। उसके बाद हमला क्यों रोका, अगली वजह समझिए। इसमें सऊदी अरब बाकी मुल्कों को भी नुकसान का खतरा था क्योंकि वहां पर एस्केलेशन होता, जंग होती तो ईरान के आसपास के मुल्क जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वहां पर मसला जरूर होता। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्ड से ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया था और इसी हमले के बाद गुस्से में आकर ईरान ने उन तमाम जगहों पर हमला किया जहां पर एयरबेस से अमेरिका के उनके सैनिक थे। अल उदैद वो इलाका है ईरान का जहां पर ईरान ने कतर में हमला किया और वहां पर अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ था। इसलिए भी अमेरिका डर रहा था कि अगर वहां पर हमला कर दिया, सब उनके सारे स्टांस खुले हुए हैं। कतर, इजराइल, ईरान के बीच सीज फायर के लिए मध्यस्थता लगातार ये 3 मुल्क कर रहे हैं और इसी की वजह से यह हमला टला है और सऊदी अरब का अपना खुद का इसमें स्वार्थ है। हमला होने के बाद इलाके में बड़ा संघर्ष छिड़ने की आशंका थी। लेकिन अब समझिए क्या खामने की सत्ता बनी रहेगी, यह भी बहुत बड़ा फैक्ट समझना जरूरी है। जब तक सेना पर खामने का कंट्रोल है उन्हें हटाना बहुत मुश्किल है और यह बात अमेरिका भी समझता है, इजराइल भी समझता है, बाकी मुल्क भी समझते हैं। फैक्ट नंबर 2, ईरान में वेनेजुएला जैसे राजनीतिक हालात नहीं है। समझिए वेनेजुएला एक अलग तरह का राष्ट्र है और ईरान की स्थिति हालत हाजरा बिल्कुल डिफरेंट है। वहां पर हमला हुआ तो अमेरिका को लेनी की देनी पड़ सकती है। फैक्ट नंबर 3, ईरान में कोई भी विपक्ष नहीं है और ना ही विरोध प्रदर्शनों का कोई लीडर है। यानी किसके फेस पर बात होगी, किससे जंग की बात होगी, किससे सीजफायर की बात होगी, क्योंकि वहां भीड़ है, मॉब का कोई लीडर नहीं है। ट्रंप ने कहा कि रजा पहलवी ईरान में सत्ता संभालने के काबिल नहीं है। अगर पहलवी ईरान में नहीं आएंगे तो खामनेई को हटाने के बाद अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा, यह बहुत बड़ा सवाल था। इसलिए अमेरिका इससे भाग रहा है। ईरान को चीन जैसे देशों से भी मदद मिल रही है। आपको पता है कि ईरान से जो क्रूड ऑयल है वो रशिया और चीन जैसे मुल्क खरीद रहे हैं, इसीलिए उनको आर्म्स, एमिनेशन और पैसे से मदद कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी ईरान मजबूती के साथ खड़ा है और ट्रंप इस बात को समझते हैं और इसीलिए ये जो रिटेलिएशन, ठीक है, क्या यूएसएस ईरान पर हमला करने वाला था? संकेत नंबर 1 समझिए, नेतन्याहू देश से बाहर चले गए थे अपने ऑफिशियल प्लेन के जरिए। वो कहां है, उनके वेराबॉट्स के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी, इसलिए लगा कि हमला होगा। संकेत नंबर 2, अमेरिका ने कतर से अपने सैनिक हटा लिए थे। ये वही बेस है अल जुदैद जहां पर ईरान ने हमला किया था। तीसरा संकेत समझिए कि आखिरकार क्यों हमला होने की आशंका थी। ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था और इससे लग रहा था कि अब वहां पर हमला किसी भी वक्त हो सकता है, क्योंकि ईरान को भी खतरा था कि हवाई हमला अमेरिका और इजराइल उस पर कर सकते हैं। संकेत नंबर 4, मिडिल ईस्ट में यूएस नेवी की तैनाती बढ़ने लगी थी। आपको पता है यूएसएस का जो सबसे बड़ा वॉरशिप है वो अब साउथ चाइना सी से खाड़ी देश की तरफ बढ़ रहा था। यह भी एक संकेत था। संकेत नंबर 5, पेंटागन का जो पिज्जा इंडेक्स है वो बढ़ गया था। अमूमन ऐसा होता है जब वॉर सिचुएशन आती है तो पेंटागन के जो आर्मी पर्सनल्स है, वहां का जो स्टाफ है, वो पिज्जा ऑर्डर करना शुरू कर देता है, यानी वो नॉर्मल शिफ्ट से ज्यादा काम कर रहे हैं। ये 4 ग्राफिक्स जरिए आपने समझा कि आखिरकार वहां पर चीजें कैसे काम कर रही हैं, कैसे चीजें बेहतर बन रही हैं। और इसके बाद हम डिबेट में जा रहे हैं। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है जो आपको यह बताएगा, समझाएगा कि आखिर किस तरीके से ईरान का जो वॉर एस्केलेशन है बढ़ रहा है और कैसे आने वाले वक्त में जो मुस्लिम कंट्रीज हैं अमेरिका के साथ खड़े होंगे। स्वागत कीजिए मेजर जनरल के सिन्हा साहब का, डिफेंस एक्सपर्ट है सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देश का सवाल में अली अशरफ साहब हैं, विदेश मामलों के जानकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। करुण सिंह जी, विदेश मामलों के जानकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर शरद कोहली जी, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, इनसे भी हम इकोनॉमिक पहलू पर समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर